55 दिनों के बाद आखिरकार पकड़ा गया फरार तृणमूल का बाहुबली नेता शाहजहां शेख। कड़ी सुरक्षा के बीच बशीरहाट कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की नई सुबह की जागी उम्मीद। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिलकर करेंगे मॉरिशस के आगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत शुरू होंगी कई अनेक परियोजनाएं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत, करीब 20 घायल। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का किया ऐलान। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी जताया दुख। हिमाचल कांग्रेस में बढ़ी अंतर्कलह। बुलाई गई विधायक दल की बैठक। पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, आलाकमान ने पहले संभाली होती स्थिति तो आज नहीं आती ये नौबत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की आज होगी पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। देर शाम प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने की संभावना। यूएन में भारत ने पाकिस्तान और तुर्की दोनों को लगाई फटकार। कहा, कश्मीर मामले में दखल बर्दाश्त नहीं। तुर्की ने पाकिस्तान का किया था समर्थन। और विश्व व्यापार संगठन की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, संगठन में लिए गए सभी निर्णयों में भारतीय किसानों और मछुआरों को हितों को मिले प्राथमिकता। भारत निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत पर रहेगा कायम। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। इस वक्त की बड़ी खबर, बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी की गई है। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 55 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फरार शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया कल देर रात, और आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी। देश भर में इस मामले पर उठे दबावों के बीच बड़ी कामयाबी कल मिली। 55 दिनों से फरार थे शाहजहां शेख। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे कोलकाता से। बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत। क्या ताजा खबर है और थोड़ा सा अपडेट बताएं वहां पर। अब पेशी तो हो चुकी है, अब माहौल कैसा है वहां पर? नहीं अजय, हम ऑडियो विजुअल में काम करते हैं और लोगों को ये समझना चाहिए, ऑडियो में और विजुअल में एक ऑडियो पार्ट है और एक विजुअल पार्ट है। बिल्कुल। आप जो दिखा रहे थे कि शेख शाहजहां की पेशी, आपको देखकर लगा कि किसी 55 दिन से फरार किसी क्रिमिनल की, एक्यूज क्रिमिनल की पेशी हो रहा है। इस तरह से पेशी आप दिल्ली की किसी 30 हजारी कोर्ट में या किसी पटियाला कोर्ट में किसी क्रिमिनल को इस तरह, एक्यूज क्रिमिनल को इस तरह से सीना तान कर हाथ हिलाते हुए पेशी होते हुए देखा है क्या? ये विजुअल को समझना जरूरी है बंगाल को समझने के लिए। इस विजुअल को समझना जरूरी है। पूरे पिछले 55 दिनों का जो आप कड़ी मेहनत कह रहे हैं, किसका मेहनत है और किस तरह की मेहनत है, ये विजुअल को देखकर समझना चाहिए कि कोई भी इस तरह की एक्यूज क्रिमिनल
जिनको बताया जा रहा है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रसन्नजीत जी, अभी खबर आ रही है कि उन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए भेज दिया गया है। कंफर्म कर सकते हैं आप? 10 दिनों की बड़ी ये खबर, बड़ी खबर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये हो सकता है जी ऐसा ही जी, है, बिल्कुल। क्योंकि 10 दिनों की 10 पुलिस की तरफ से बताया यह गया था कि 10 दिन की रिमांड या 14 दिन की रिमांड मांगा जाएगा। तो मैं अजय जो बात कह रहा था, इसका 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 चेहरा, चलने की तरीका और बाकी जो पुलिस उनको पीछे से कॉर्डन करके लेके जाने की तस्वीर हम देख रहे हैं। जी जी, ये पूरा तस्वीर पिछले 55 दिनों की कहानी और पिछले 2-3-4 सालों की कहानी दर्शाता है कि किस तरह से ये आदमी जो कोर्ट में इस तरह से सीना तान के जा सकते हैं, वो अपने इलाका संदेश खाली में क्या दहशत फैला के रखा था पिछले कई सालों से। तो प्रसन्नजीत, इसका बंगाल की राजनीति के लिए क्या मतलब है? अगर आप इसको हमें समझाने की कोशिश करें कि इस तरह की 55 दिनों के टाल मटोल के बाद, जो आप कह रहे हैं, चलिए मेहनत नहीं कहते हैं उसको, दबाव के बाद, टाल मटोल के बाद, आखिरकार 55 दिनों के बाद 5 जनवरी से फरार थे, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ये क्या कहानी कहता है बंगाल की राजनीति के लिए? अजय नहीं, देखिए, मेहनत तो है। मैं आपको दूसरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको काटने की कोशिश नहीं कर रहा था अजय। मेरा कहना है कि मेहनत उन लोगों की है जो पिछले कई सालों से संदेश खाली की धरती पर अपना आंसू गिराया। मेहनत उन लोगों की है और ताल मताल जो स्थिति है वो पुलिस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से है। इसके राजनीति के ऊपर असर इस बात की है कि कल अजय प्रधानमंत्री बंगाल आ रहा है और 2024 की चुनाव की पहले ही उनकी पहली यात्रा है, कल और परसों, एकदम 2 दिन, 1 मार्च और 2 मार्च। तो जाहिर सा है जो संदेश खाली, जो शेख शाहजहां पूरे बंगाल के लोगों को रुला के रखे थे, हो सकता है कि, मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री उसके ऊपर अपना कुछ बात रखे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इतनी डरी हुई है, उनको वो ये समझ में आ गया, आखिर तक वो राजनीति करते हैं कि थोड़ा बहुत अगर कुछ ना दिखाए लोगों को, जिस तरह से हम गुमराह करते हैं, और ऊपर से फिर से अगर ये जो अरेस्ट की नौटंकी है, ये अरेस्ट की नौटंकी करके अगर लोगों को गुमराह ना बना जाए, तो हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री, भाजपा की नेता चुनाव के पहले आके कुछ अगर बोल दे, और खासकर से जब जो प्रधानमंत्री जो महिलाओं के बारे में काफी सेंसिटिव है, बिल्कुल पूरे देश में ये मुद्दा तो महिलाओं पर बर्बरता का मुद्दा लगातार पूरे देश में फैला और उसके बाद ही शायद ये दबाव बना तृणमूल कांग्रेस पर, जिसका आप जिक्र करें प्रसन्नजीत। लेकिन ऐसा हमने शायद पहले किसी राज्य के इतिहास में नहीं देखा होगा कि गवर्नर को आकर के खुशी जतानी पड़े इस बात पर कि अब लगता है शायद कानून व्यवस्था थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है, इसके अच्छे दिन आ गए हैं। इस तरह का बयान हमने पहले किसी गवर्नर की तरफ से नहीं देखा किसी और दूसरे राज्य में। ये ही हमारे बंगाल के लिए दुख की बात है कि गवर्नर को खुशी जताना पड़ रहा है, और मतलब वो विवश भी है। ये सही है कि महामहिम ने अपने तरफ से कानून के अंदर रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, अपने तरफ से जो कुछ दबाव डालना जरूरी था, उन्होंने अपने तरफ से दबाव डाले हैं। ये सबका कोशिश है। ये जो आप मेहनत की बोल रहे थे, ये सब मेहनत है। वहां पे महिलाओं की मेहनत है, पत्रकारों की मेहनत है, प्रशासन में गवर्नर और बाकी लोगों की मेहनत है। ऊपर से जो दबाव डाल रहे थे, छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर चिट्ठी लिखकर गिरफ्तारी की बात कहते, तो इस तरह के सारे लोगों की मेहनत है। लेकिन होने की बात, गवर्नर जिस तरह से खुशी जताए, मतलब जो प्रेशर उनके ऊपर था और जो महसूस कर रहे थे कि पूरे बंगाल जिस प्रेशर में है, एक आदमी, ये कोई शेख शाहजहां एक क्रिमिनल नहीं है, शेख शाहजहां एक सिंबल है। और ये समझना चाहिए, 2011 से 2024 तक तृणमूल की शासन में इस तरह की शेख शाहजहां जैसे लोग, मैं उसके पहले जो 34 साल की वाम मोर्चे की सरकार है उसको मैं बख्श नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि 2011 से 2024 तक ये शेख शाहजहां जैसे लोग जो वाम मोर्चे की समय से ही राजनीति में कदम रखे हैं, इस तरह के लोग एक सिंबल बन चुके हैं। और ऐसी सिंबल, जो सिंबल एक साथ सरकार और पुलिस की संरक्षण में है और लोगों को इस तरह से दबा के रखे थे और इस तरह से दबा के रखे हैं अभी भी। तो ये प्रसन्नजीत जी, राज्यपाल ये कहने का, राज्यपाल महामहिम को कहने का मतलब है, कम से कम
कम से कम अंदर की जो 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 एक प्रेशर लोग महसूस कर रहे थे, वो प्रेशर किसी ना किसी जगह पे रिलीज हो चुके हैं। और प्रसन्नजीत, अब ये भी आने वाले खबर दिनों में ये भी खबर आ रही है संदेश खाली से कि वहां पर लोगों ने जश्न मनाया है, पटाखे फोड़े गए हैं। काफी लोगों में उत्साह है इस खबर को लेकर के कि अब चलिए कितनी भी मुश्किलें हुई लेकिन कम से कम गिरफ्तारी तो हो गई है। बिल्कुल, देखिए कुछ फुटेज हम भी आपके साथ अगर हो सके तो अगर वो हम चला सकते तो पहुंच गए हैं दिल्ली ऑफिस। तो पटाखे जला के और मतलब एक ऐसी उनका ये है माने उनका मैं एक दो लोगों से बात कर रहा था इसी बीच आपसे बात करने की पहले। उनका कहना है कि कम से कम दादा की हर दिन रात का सुकून का एक नींद तो हमारा एक दिन के लिए सही, अगले 10 दिन के लिए हो सही, पिछले 4-5 साल हमारे परिवार और हमारे पूरे गांव और पूरे इलाका का सुकून का नींद छीन लिए थे ये लोग। अब कम से कम ये तो डरे, और ये सच है कि इनका शागिर्द लोग भी हैं, लेकिन कम से कम ये तो डरे ये लोग। तो प्रसन्न जी, जो आपने तस्वीरें भेजी थी वो अब हम ऑनर कर रहे हैं और आप देखिए किस तरह से लोग वहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, पटाखों की लड़ियां, लेकिन भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। आप देखिए संदेश खाली के जो तस्वीरें हैं वो अभी भी आप तक पहुंच रही हैं। लेकिन एडीजी साहब जो कि सुप्रीम सरकार है, उन्होंने ये कहा कि कल रात तो उन्हें मिनाखा में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, शायद इसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। ये कौन सा कोर्ट का स्टे ऑर्डर था प्रसन्नजीत जिसका जिक्र एडीजी साहब कर रहे हैं? ये हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर बताया जा रहा है। ये जो हमारी जो मैं पिछले कई दिनों से मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, ये मेरा समझ में नहीं आया कहां पे कौन सी दस्तावेज में ये स्टे ऑर्डर है, कौन सी दस्तावेज में ये स्टे ऑर्डर है जो तृणमूल कांग्रेस और पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है बार बार। मैं फिर से मैं इसका पूरा व्याख्यान दे रहा हूं कि एक जजमेंट आया था जिसमें बताया गया कि एक सिंगल बेंच का जजमेंट जिसमें बताया गया था कि ईडी, सीबीआई और वेस्ट बंगाल पुलिस को लेकर एक एसआईटी बनाया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाया जाए तीनों को लेकर। उसमें ईडी की तरफ से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने भेजी हैं प्रसन्नजीत। होली मना करके लोग इसका जश्न मना रहे हैं और वैसे तो 25 मार्च की होली है, अब से करीब 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, लेकिन आज संदेश खाली के लोगों के लिए ये वाकई जश्न का दिन, एक उत्सव का दिन, उत्साह का दिन कि बहुत सारी मुश्किलों के बीच में जो कई सालों से जो आप बता रहे थे, तो होली और दिवाली एक साथ वहां पर जरूर आज समय से पहले ही आ गई है। लेकिन आप जिक्र कर रहे थे उस स्टे ऑर्डर का। हम ये समझना चाह रहे हैं कि 5 जनवरी के बाद जब ईडी की टीम पर कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद कौन से कोर्ट ने स्टे दिया ऐसे आदमी को जो नेतृत्व कर रहा था और फरार था? एक तरफ फरार भी है, दूसरी तरफ स्टे भी है। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं समझ में आ रहा है सर। वही मैं कह रहा हूं कि कम से कम हमारे जुडिशियरी के ऊपर तो भरोसा रखना चाहिए। जुडिशियरी किसी इस तरह की एक फरार क्रिमिनल की खिलाफ किसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर स्टे लगा देंगे, ये हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस बताता है कि ये हो नहीं सकता। जिस स्टे के बारे में तृणमूल कांग्रेस और ये बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हवाला दे रहे थे, मैं बता रहा हूं कि ये एसआईटी बनने के बारे में एक सिंगल बेंच की जज ने ये ऑर्डर दिए थे कि ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से और बंगाल पुलिस की तरफ से लोग हों, ये जो शेख शाहजहां की मामला है इसके बारे में एसआईटी बनाया जाए। ईडी की तरफ से ये याचिका दायर किया गया था कि हुजूर आप हम तीनों होंगे तो इसमें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कौन होंगे? ये एक पेचीदा स्थिति हो सकता है, तो क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर एक होना चाहिए किसी भी केस के लिए, तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आईओ जिसको कहते हैं, जो थोड़ा बहुत कानूनी भाषा जो समझता है, आईओ जो होता है वो क्या ईडी की तरफ से होंगे या वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से होंगे या सीबीआई की तरफ से होंगे? तो ये जब स्थिति पेचीदा हो गया तब बोला कि ठीक है ये एसआईटी के बारे में हम स्टे ऑर्डर देते हैं, बाद में सोचते हैं एसआईटी। तो एसआईटी का मतलब ये तो नहीं है कि, लेकिन गिरफ्तारी पर तो आरोप नहीं लगा, गिरफ्तारी पर तो स्टे नहीं था ना सर, गिरफ्तारी पर स्टे नहीं था। नहीं था गिरफ्तारी के ऊपर, फिर पुलिस चीफ बिल्कुल नहीं था गिरफ्तारी के ऊपर स्टे, बिल्कुल नहीं था किसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर स्टे, बिल्कुल नहीं था किसी भी कार्रवाई के ऊपर। चलिए प्रसन्नजीत, अब ये मान लेते हैं, अब जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार उन्हें अपनी तरफ से बचाने की कोशिश कर रही थी और आरोप विपक्ष सीधे तौर पर लगा रहा है कि इनके साथ पक्षपात कर रही थी सरकार, ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सी मजबूरी थी पश्चिम बंगाल सरकार की जिससे शेख शाहजहां साहब को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था? क्या और बड़े नाम
शामिल हो सकते हैं, उनका डर था या फिर संरक्षण देने का प्रलोभन था? देखिए, दो तीन बातें मैं कह रहा हूं। पॉइंट वन, एक है कि बंगाल में मुसलमान वोटों की जो परसेंटेज है 30% जो इस तरह के लोग संरक्षण करते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। ओके। पहली बात ये। दूसरी बात है कि ये जो वहां पे प्रॉन कल्टीवेशन किया जाता है, ये प्रॉन कल्टीवेशन कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कई हजारों करोड़ रुपया की एक नेटवर्क है, जिसका जैसे तृणमूल कांग्रेस पहले ही उनके नेताओं लोगों ने बता दिया कि आप कुछ भी करें, आप क्या कहते हैं उसको, आप जैसे पिछले चुनाव में बताया ना कि तोलाबाजी करे या जो भी करे। ओके। जो तोलाबाजी एक शब्द आया था ना, खुली छूट दी गई पैसे कमाने की, और पैसे कैसे भी कमाइए और उसको पार्टी फंड में जमा कीजिए। 75 एक 25 का एक परसेंटेज बताया गया था। अच्छा। कि आप 75 उठाओ और हमें पार्टी के पास 25 भेज दो। ओके। तो ये 25% की मामला है ये। तीसरा ये है कि ये आदमी रेशन घोटाले में भी आरोपी है। हाँ। जो फूड मिनिस्टर हुआ करते थे पहले, ज्योतिप्रिय मल्लिक, और ये भी 10,000 करोड़ की बताया जाता है। तो अगर ये इसमें भी 75-25 का हिसाब कर ले तो 25% की हिसाब कर ले जो पार्टी के पास गए हुए हैं। तो ये सब कारण है जो इनको संरक्षण देना जरूरी है, क्योंकि ये 25% की जो बात बताया जाता है वो तो ये शेख शाहजहां अपने पास रखता नहीं है, वो तो 75% रखता है। तो 25% किसके पास भेजा जाता है? ये नाम अगर सामने आ जाए, ये नाम अगर नेशनल सेंट्रल लेवल पे किसी एजेंसी के पास, वैसे ही तो पार्थ चटर्जी जेल में है, वैसे ही ज्योतिप्रिय मल्लिक जेल में है, पूरे के पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट जेल में है, तो और कितने लोग जेल में जाएंगे? तो हो सकता है ये अगर नाम जेल जाना, गिरफ्तार करना, ये तो किसी समस्या का समाधान नहीं है सर। ये तो पूरा इकोसिस्टम है जिसको बदलना पड़ेगा। पूरे सोच को, मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि आप किसी क्षेत्र विशेष की जमीन को बंजर करने के लिए वहां पर नेचुरल कैलेमिटी आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। और प्रॉन कल्टीवेशन में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए का कारोबार था, तो उसमें ईडी को तो शक होगा ही भाई कि अगर टैक्स का इवेजन किया जा रहा है, आपने पैसे कमाए और सरकार को जो वाजिब देना है आपने दिया नहीं, खुलासा नहीं किया आपने अपने कारोबार का, तो उसमें तो ईडी आती ही है। ऐसे में शेख साहब को क्या डर था कि अब ईडी के रेड के बाद में उनके सारे खुलासे हो जाएंगे, देश के सामने उनका सच आएगा, इस वजह से वो फरार चल रहे थे? देखिए, अगर ऐसा नहीं था तो 5 जनवरी जब ईडी की लोग वहां पे पहुंचे थे, इतने जगह पे पूरे देश में ईडी की तरफ से तलाशी चलाया जाता है, किसी एक जगह पे इस तरह सा कातिलाना हमला आपने देखे हैं? हमने नहीं देखे। तो पहले वो ईडी का रेड को रोकना क्यों चाहते थे? इसमें तो कई और सवाल है, क्योंकि ये जो जगह है ये बांग्लादेश से सटा हुआ जगह है। तो इसमें यह भी आरोप है कि इन्होंने वहां का डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश में लगे हुए थे पिछले कई सालों से। चलिए, ये मानसिकता, प्रसन्नजीत जी, ये मानसिकता क्या है कि ईडी की टीम आए और उस पर आप हमला कर दें? हमला करने से क्या मिलेगा उन्हें, और क्या जताना चाहते हैं? हमला करने के पीछे क्या मकसद है? क्या दो देश और दुनिया ये समझ नहीं रही है कि आप किसी सरकारी एजेंसी पर हमला करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा? इतनी हिम्मत कहां से आती है? ये तो मैं एकदम आपको इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन लोग कहते हैं, ये जो लोगों को आप दिखा रहे हैं जो गुलाल ये करके होली मना रहे हैं, तो इनका कहना है कि शेख शाहजहां के घर में अगर उस वक्त ईडी घुस पाते तो हो सकता है कि ऐसा कुछ मिल जाए जो केस एनआईए के पास चले जाए। जो केस कुछ इंटरनेशनल मैटर हो जाए, जो केस, तो आप एनआईए का मतलब समझते हैं किस मामले में एनआईए इन्वॉल्व किया जाता है एनआईए को, तो इसका कोई पक्का। प्रसन्नजीत, कोलकाता से हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरह से जश्न का माहौल है इस वक्त। आप देखिए तस्वीरें, लोग मिठाइयां खिला करके एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। और ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की जब शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया, बशीर कोर्ट में आज पेशी की गई। लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, प्रसन्नजीत बता रहे थे कि ये किसी गिरफ्तार व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज नहीं हो सकता है, ये अति आत्मविश्वास बताता है। और ये बताता है कि किस तरह से जो प्रशासन है या फिर कहे सरकार, वो किस तरह से इनका संरक्षण कर रही थी। और आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इनको इस तरह से पेश किया गया है। और अभी खबर आ रही है कि 10 दिनों के रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच। प्रसन्नजीत, क्या आप वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं? प्रसन्नजीत जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, ठीक है। तो हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि
वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वही शाहजहां कह रहा था शेख कि और अगर उनके लोगों को एनआईए की बात जी जी इतनी बड़ी हिम्मत देता है कि आप सरकारी एजेंसी, खासतौर पर केंद्र से कोई आ रहा है और राजस्व की चोरी का मामला है, तो आप भाई अगर कुछ गलत नहीं करते हैं तो अपने पेपर्स को उनके सामने रखिए, लोगों को अगर जो सवाल किए जाते हैं उनका सामना कीजिए। अब तो सामना उन्हें करना पड़ेगा, पुलिस का भी करना पड़ेगा, ईडी का भी करना पड़ेगा, हो सकता है एनआईए का भी करना पड़े, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं अजय कि ये अब हो, हमको भी उस वक्त ये समझ में नहीं आया कि ये हमले की बात, कातिलाना हमले की बात, सच कह रहा हूं अजय कि उस जगह के अंदर महिलाओं की ये दुर्दशा के बारे में हमें समझ में नहीं आया, हमें मतलब पत्रकारों को समझ में नहीं आया जी 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 कि वहां पे इतना कुछ हो रहा है। और ये तो अब साबित हो चुका है कि महिलाओं ने थाने पे कई बार जाके गुहार लगाने की कोशिश की है, लेकिन उनका जो बयान वहां पे दर्ज नहीं किया गया और ऊपर से इन लोगों को फिर वापस शेख शाहजहां के पास ही भेजा जाता था। तो मतलब अच्छा प्रसन्न जी, एक चीज ये भी बताइए कि वहां पर अभी जो महिलाओं के हम दृश्य देख रहे हैं, क्या इसमें समुदाय विशेष का भी मामला है क्या? जिन महिलाओं ने शिकायत की है, जैसा कि आप बता रहे हैं 30% वहां मुस्लिम जनता है जो वहां पर प्रतिनिधित्व करती है, बाकी दूसरे नहीं अजय, मैं बताऊं कि पूरे बंगाल में 30% मुसलमान वोट है, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी मेजोरिटी में है। ओके ओके यहाँ पे माइनॉरिटी मेजोरिटी में है। ये समझना चाहिए पूरे देश के तो लोगों किसने को। शिकायत किसने की थी? शिकायत महिलाओं की तरफ से कहां से आई? वहां का जो माइनॉरिटी है उनकी तरफ से है। ओके। और मतलब हिंदुओं की तरफ से ये शिकायतें ज्यादा से ज्यादा थाना में जाके देने की कोशिश किया गया था। तो आप सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि इसमें भी एक सांप्रदायिकता का मामला है, संप्रदाय विशेष के खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की गई, ये सच है? ये सच है। और मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत खबर हमारे पास भी है, ऐसा भी हो सकता है कि जो मुसलमान महिलाएं हैं उनको भी इसी तरह की पीड़ा के अंदर जाना पड़ा, लेकिन वो ऐसी जगह पे रहती है जहां से सामने नहीं आ पाए, थाने तक आना मुश्किल है। और वहां पे रहकर शेख शाहजहां के खिलाफ जो बाकी मोहल्ले में रहते हैं वो महिला बात नहीं कर पाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो शेख शाहजहां के मोहल्ले पे रहती है उनको कहां से हिम्मत आए कि वो भी बात करे? बिल्कुल सही बात है। देखिए जब जी, लेकिन मैं बता रहा हूं अजय, ये संदेश खाली, जेलिया खाली, ये जो यहाँ पे सुंदरबन में बांग्लादेश से सटा हुआ जगह है, यहाँ पे मुसलमानों की संख्या 50% से भी ज्यादा है। और यहाँ की वोट बसीरहाट कंस्टिट्यूएंसी में नुसरत जहां जैसे किसी सांसद को जिताने के लिए जरूरी है। और यहाँ पे पिछले कई सालों से मतदान के समय पे हिंदू मोहल्ला को चारों तरफ से घेरा जाता था और इनको मतदान क्षेत्रों तक, मतदान तक, ठीक है। वो तो एक बड़ा स्टेटमेंट पहले से ही लोगों ने चुनाव में देखा कि किस तरह से लोगों को चुनाव करने से रोका गया, कई बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, वो पूरे देश के सामने है। थोड़ा सा हमें ये बताएं प्रसन्नजीत जी कि जो मानवाधिकार संगठन है, चाहे वो महिलाओं के अधिकार से संबंधित जुड़े जो एजेंसियां हैं, जो रिपोर्ट तलब की गई थी राज्य सरकार से, उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ? क्या वो रिपोर्ट दे दी गई हैं जो केंद्र से मांगी गई, महिला आयोग की तरफ से मांगी गई, दूसरे एजेंसीज की तरफ से मांगी गई? प्रसन्नजीत जी, जहां तक मुझे इस तरह की एजेंसियों की तरफ से जहां तक मुझे खबर है कि अभी तक इस तरह की कोई डिटेल, ठीक है, ताजा खबरें आप देख रहे हैं। पुलिस कस्टडी में लेके जाते हुए 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर आज शाहजहां शेख को भेज दिया गया है। प्रसन्नजीत हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार बता रहे हैं कि कोर्ट की पेशी के बाद किस तरह से आज उन्हें 10 दिनों के रिमांड पर भेजा गया, उनसे पूछताछ की जाएगी और ये तमाम मुद्दे जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं फिर से ऑडियो विजुअल की बात करूं, बिल्कुल, यहाँ पे भी फिर से मैं ऑडियो विजुअल की बात करूं कि जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, और जिस गाड़ी में हम शेख शाहजहां, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो आत्मविश्वास से भरी हुई है। ये बताता है, एक स्टेटमेंट है अपने आप में कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और हम अपनी मर्जी से आए हैं। गिरफ्तारी भी हुई है तो इसमें भी मेरी मर्जी शामिल है। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए और हम वाकई अपने पुराने उसमें रूप में बाहर निकलेंगे। ऐसा बॉडी लैंग्वेज ऐसा करिए, आप कह रहे हैं जो। प्रसन्नजीत जी इस वक्त हमारे साथ थे, जो लगातार कह रहे हैं कि ये 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर आज शाहजहां शेख को भेजा गया है। ये कोर्ट से, बशीर कोर्ट से
बाहर निकलते हुए तस्वीरें आपने देखा, किस तरह से अंदर गए, उनको पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, जो कि एक रूटीन अफेयर होता है। और उसके बाद 10 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद पुलिस उन्हें 10 दिनों के रिमांड की मांग कर रही थी और अब उन्हें पुलिस के रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बताएं कि ये लगभग 55 दिनों से जो फरार थे शाहजहां शेख। चलिए अब हम थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं हिमाचल का और देखते हैं विधानसभा के अध्यक्ष क्या कुछ बोल रहे हैं। बड़ा फैसला वहां भी आना है, वहां की राजनीति में भी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सीधे आपको ले चलते हैं हिमाचल। रद्द कर दी गई है। अब इस माननीय सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक। हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है। दिस ऑर्डर इज नॉट इन फाइनलिटी, दिस ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी एंड इफ द हाई कोर्ट whatever the high court says, there is a supreme court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशली स्क्रूटनाइज होके आएगी तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा। जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं दिया तो एंटी इलेक्शन कैसे होगा? सिर्फ बिल के आधार पर भी एंटी इलेक्शन? यस, होता है, वही मैंने पढ़ा है और आप उस लॉ को देख ले। मेरा सवाल था कि क्या उनको भी सुना गया जो अफेक्टेड पार्टी जिनको उनके लॉयर्स थे, क्योंकि उनकी उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है मान्य है व्हाट्सएप ईमेल। हमारी विधानसभा जो है, सर लिसन टू मी नाउ भारद्वाज जी, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, मैं नहीं भी मान्य हो, हम ई विधानसभा हैं और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए और उस एविडेंस एक्ट में ये बोल दिया कि जो आपकी जो ये मीडिया के अंदर कैमरास के अंदर जो स्टेटमेंट्स है दैट इज आल्सो ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द एविडेंस आल्सो। When the Supreme Court and the Union of India has amended the Evidence Act and the CRPC and the IPC, then there is no need to ask such kind of a questions. उनकी तरफ से कोई दलील दी गई? उनकी तरफ से बार बार वकील साहब एक ही मुद्दे को बोल रहे हैं, मुझे और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। मैंने कितना टाइम चाहिए आपको? क्योंकि ये इशू तो ये है कि चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार जिसको सत्ता 5 वर्ष के लिए सौंपी गई है, आपका जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं यहाँ पर। आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सरकार है, 5 वर्ष के लिए इसको मैंडेट मिला है। 40 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं और अगर वो आया राम गया राम की या खरीदो फरोख्त की या करप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं। कुलदीप सिंह पठानिया जो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा बयान आप सीधे ये तस्वीरों में देख रहे थे, उनके बयान को सुन रहे थे। 6 बागी सदस्य जो कि कांग्रेस के, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, बीजेपी के लिए वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव में, अब उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। 6 बागी विधायक अयोग्य घोषित हो गए हैं। इसका राज्य की राजनीति पर बड़ा असर होने वाला है। नंबर्स पर, जो विधानसभा में नंबर्स हैं उन पर असर होने वाला है। व्हिप का उल्लंघन किया गया है जिस पर यह कार्रवाई की गई है। विधायक सुधीर, चैतन्य, देवेंद्र, इनको अयोग्य घोषित किया गया। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष का यह बड़ा फैसला। 6 के 6 विधायक जो बागी विधायक थे, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में, और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका। ये क्या कुछ मामला है और इसके बाद क्या किस तरह राजनीति आपको करवट बदलती दिखाई दे रही है हिमाचल में? बिल्कुल, राजनीति जाहिर तौर पर करवट बदल रही है। जब राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग हुई थी तो तभी से हिमाचल की सियासत में ये बड़ा उलटफेर यहाँ पर नजर आया था। लेकिन अभी का ताजा अपडेट ये है कि स्पीकर ने राज्यसभा चुनाव के बाद जिन 6 विधायकों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर पिटीशन जो दायर की गई थी, उस पिटीशन पर कल फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर ने इसको लेकर अपना फैसला दे दिया है और सभी 6 विधायक जो कांग्रेस के बागी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है उन्हें, यानी वो
सभी के सभी 6 विधायक अब विधायक नहीं रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई स्पीकर की तरफ से की गई है। और कल क्योंकि इस पर दोनों पक्ष के जो वकील थे उनकी जिरह हुई थी स्पीकर के सामने और बहस हुई थी, तर्क वितर्क हुआ था, जिसके बाद स्पीकर ने इस पूरे मसले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब इस पर आखिरी जो फैसला है स्पीकर की तरफ से दे दिया गया है और सभी 6 विधायकों को अब अयोग्य घोषित करार। धर्मप्रकाश जी, ये दोनों पक्ष कौन से थे, थोड़ा सा समझाइए। दोनों तो कांग्रेस के ही सदस्य हैं, तो बिल्कुल ये कांग्रेस के अंदर की ही बात चल रही है। ओके। सरकार की तरफ से इन 6 विधायकों के खिलाफ पिटीशन दी गई थी, हाँ। इन्हें इनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, जिसके बाद इन 6 विधायकों की तरफ से भी जवाब दिया गया वकील की तरफ से स्पीकर के सामने। यानी कि ये पूरा का पूरा जो सिनारियो है ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का ही है। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। लेकिन बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी क्या इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया है उन्होंने? जी बिल्कुल, बीजेपी ने अपना रुख, जब बजट सत्र कल चल रहा था तो बजट को पारित करने को लेकर बीजेपी ये चाहती थी कि बजट पारित ना हो पाए और डिवीजन लेके आए, ना हो पाता डिवीजन लेके आए और बजट पारित अगर ना हो पाता तो एक तरह से अविश्वास हो जाता। लेकिन क्योंकि स्पीकर ने विपक्ष के ही बीजेपी के ही 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था, 10 विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था, तो बजट सत्र वही का वही खत्म हो गया और बजट पारित कर दिया गया। यानी बीजेपी पिक्चर से बाहर हो गई इस पूरे मैटर को लेकर, क्योंकि सरकार गिरने की जो संभावनाएं थी वो तभी हो सकती थी अगर बाकी के 34 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो भी अगर बागी हो जाते। लेकिन उन 34 विधायकों को पर्यवेक्षक एक तरह से मान मनोबल में जुटे हैं, काफी तक उसमें कामयाब भी हुए हैं। और बाकी के जो 6 विधायक हैं उनके खिलाफ अब पूरा का पूरा मैटर सिर्फ इन 6 विधायकों का रह जाता था और इनके खिलाफ अब कांग्रेस स्पीकर ने ये कार्रवाई कर दी। यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार के तौर पर भले ही अब सेफ खुद को मान के चल रही हो और ये 6 विधायक भी अब क्योंकि विधानसभा सदस्य रद्द हो गई है, पार्टी से भी शायद इन्हें जो निष्कासित कर दिया गया था, तो बहुमत हालांकि 34 विधायक अगर हम मान के चले तो कांग्रेस के पास भले ही ना हो, लेकिन विपक्ष की कल बीजेपी की इसको लेकर एक विधायक दल की बैठक हुई थी और अभी कांग्रेस की भी एक विधायक दल की बैठक हो रही है। अभी का मैं तो चलिए अभी तो आप कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बड़ी कार्रवाई की है अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने, लेकिन क्या विपक्ष इस फैसले के खिलाफ जा सकता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो भी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है इस फैसले की। बिल्कुल हो सकती है और स्पीकर ने भी इसको लेकर कहा है कि ये मामला अगर चाहे तो आगे भी ले जाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि स्पीकर का इसमें पहला अधिकार होता है विधानसभा के अंदर के मामलों को लेकर, तो स्पीकर ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है। विपक्ष क्या कुछ रुख अपनाता है? शाम को विधायक दल की एक बीजेपी की भी बैठक हुई है जयराम ठाकुर और सतपाल सत्ती के नेतृत्व में, उसमें भी आगे को लेकर क्या रणनीति की रहेगी उस पर चर्चा हुई है। लेकिन अभी कांग्रेस की एक बैठक हो रही है ओक ओवर में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर मौजूद है और इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है उस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, आज जो सुबह नाश्ते पे बुलाया गया था कांग्रेस के अभी जो वहां पर मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से, उसमें पता चला कि जो विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था, नामंजूर हालांकि किया है, वो भी नहीं पहुंचे। तो अभी तक कांग्रेस में जो बैठक चल रही है, क्या सभी को मना लिया गया है जो बागी थे, जो नाराज थे, या फिर अभी भी ये सिलसिला जारी है? बिल्कुल सिलसिला जारी है, क्योंकि अब मान मनोबल का जो सिलसिला है वो अगर कोई एक विधायक नाराज हो तो उसको मनाने के लिए कोशिशें और उसको मनाने के बाद उसका बयान मायने रख सकता है। लेकिन क्योंकि संख्या यहाँ पर ज्यादा है, नाराज एक धड़ा नहीं है, कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को अगर क्योंकि वो बागी हो चुके हैं तो उसके बाद विक्रमादित्य सिंह और जो ID लखनपाल हैं, इसके अलावा देवेंद्र भुट्टो हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपनी अपनी खेमेबाजी में सरकार से मेरा मतलब खासतौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से है, क्योंकि सभी को जो दिक्कत है, नाराजगी है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बैठने से है और इसी को लेकर ये पूरा बवाल चल रहा है। यानी कि सूत्रों का दावा ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री बदल दिया जाए तो सारे के सारे विधायक एक बार फिर से पार्टी को सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये धर्मप्रकाश जी देखिए, नंबर्स बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ही छोटी विधानसभा है, इस 40 कुल मिलाकर के सदस्य कांग्रेस में है। ऐसे में इतने सारे धड़ों का होना और खास तौर पर जब एक दलित मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू साहब को पेश किया गया था, क्या वजह है अंतर्विरोध की कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस क्यों हो रहा है? ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, वीरभद्र वर्सेस सुक्खू की वजह से हो रहा है। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री पद का नाम की घोषणा की गई थी, उसको लेकर जब चर्चाएं चल रही थी, सरकार बहुमत जब कांग्रेस को मिला था चुनाव के बाद, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने यही था कि अब सीएम किसे प्रोजेक्ट किया जाए। और उस वक्त जो रेस चल रही थी उसमें विक्रमादित्य का नाम भी था, उसमें मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी था, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी था। एक तरह से अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की राजनीति के तौर पर भी आप देख सकते हैं।
लेकिन क्योंकि हॉली लॉज और सुखविंदर सुक्खू और वीरभद्र सिंह, इन दोनों की जो दूरियां पहले से रही हैं राजनीतिक तौर पर हिमाचल में, उसका ये नतीजा, उसका ये खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है, राहुल गांधी का करीबी माना जाता है, जबकि जो वीरभद्र सिंह का परिवार है वो हिमाचल की सियासत में बहुत पहले से प्रतिभा सिंह को ये प्रभावशाली रहा है। तो प्रतिभा सिंह को ये, धनप्रकाश, तो प्रतिभा सिंह को ये क्यों कहना पड़ा कि अगर आला कमान, मतलब कांग्रेस आला कमान अगर चीजों को अपने हाथ में लेता तो ऐसी नौबत ना आती? वो ऐसा बयान क्यों दे रही हैं? अगर वो उनको संरक्षण प्राप्त है प्रियंका जी का, राहुल जी का, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो फिर ये बयान प्रतिभा सिंह क्यों दे रही हैं जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है वहां पर? इसीलिए दे रही हैं क्योंकि संरक्षण सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्राप्त है, विक्रमादित्य को या प्रतिभा सिंह को नहीं। और विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह बार बार सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने की मांग भी, जब मुख्यमंत्री का चेहरे का जब चुनाव हुआ था, जब फाइनलाइज हुआ था, ये उस वक्त भी ये प्रोटेस्ट किया गया था। नहीं, विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या वो काम नहीं कर पा रहे हैं या ये दिखावा किया जा रहा है अपने गेन के लिए कि हम राज्यों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए ऐसा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का विरोध क्यों कर रहे हैं विक्रमादित्य जी? उनके विरोध की सबसे बड़ी वजह ये है कि वीरभद्र परिवार का मानना है, विक्रमादित्य सिंह का और प्रतिभा सिंह का खास तौर से, कि जो चुनाव में जीत मिली है कांग्रेस को इस बार, वो वीरभद्र सिंह के नाम पर मिली है, क्योंकि वीरभद्र सिंह के नाम पर वो चुनाव, इसलिए उनको वरीयता मिलनी चाहिए और उनको नेता मिलनी चाहिए। और साथ ही उनका ये भी मानना है कि 6 बार हिमाचल की राजनीति में मुख्यमंत्री पद पर वीरभद्र सिंह रहे हैं, इसलिए उनका वर्चस्व हिमाचल में खासकर कांग्रेस पार्टी में सबसे ऊपर है। और क्योंकि उनका वर्चस्व हमेशा से रहा है, तो ये जो दावेदारी पहली है वो उन्हीं के परिवार को। तो क्या ये एक तरह से परिवारवाद की तरफ लेकर नहीं जा रहे हैं आप राज्य को? और इस तरह की दलील देना कि आप सुक्खू साहब को हटाइए, जबकि वो दलित चेहरा है, लगातार उनको समर्थन भी प्राप्त है आला कमान का, उसके बाद से एक परिवारवाद खड़ा होता है और कहता है कि भाई हम युवाओं के लिए और राज्य के हित के लिए इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं और त्याग पत्र दे रहे हैं और अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये परिवारवाद का, बिल्कुल आपने सही कहा, परिवारवाद का मसला खड़ा होता है। लेकिन साथ में दिक्कत ये भी है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जिस आधार पर विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह मोर्चा खोले हुए थे, उनको बाकी बहुत से विधायकों का भी समर्थन हासिल था। यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने के लिए सिर्फ विक्रमादित्य या उनका परिवार ही नहीं, बल्कि और भी जो उनके समर्थक विधायक हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो आला कमान के लिए ये चीज मायने रखता है। अगर एक विधायक की बात हो तो उसको फिर धनप्रकाश ये बताइए कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुक्खू साहब मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कोई दूसरा चेहरा सामने आएगा? क्या खबर मिल रही है आपको? अभी ओक ओवर में मुख्यमंत्री के साथ, पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की बैठक चल रही है और उस बैठक में अब ये जो नाराजगी का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का पद, माना ये जा रहा है कि उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हालांकि देर शाम को जब मुख्यमंत्री सेसल होटल में जब एक विधायक से पर्यवेक्षक मिल रहे थे, उस वक्त हालांकि उन्होंने साफ किया था कि पार्टी एकजुट है और उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा है, ना वो इस्तीफा देंगे। और उसके ठीक बाद विक्रमादित्य भी मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं और सरकार को वो मजबूत करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ओक ओवर में जो बैठक चल रही है, सिनारियो जो है वो बयानबाजी जो हो रही है उसमें और जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी हम देख रहे हैं, दोनों में कोई मैच नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए संभावना अभी भी ये जताई जा सकती है कि कुछ उठापटक अभी भी हो सकती है, आसार इसके अभी भी बने हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि 2 विकल्प हैं, हो सकता है सुक्खू साहब के नाम पर सभी विधायकों को मना लिया जाए, मनोबल कर लिया जाए, कुछ और पद दे दिए जाएं, कुछ और शक्तियां दे दी जाएं जो विक्रमादित्य सिंह का गुट है उनको, और या फिर यह भी हो सकता है कि अगर बगावती सुर ज्यादा बड़े होते हैं तो सुक्खू साहब को हटा भी दिया जाए, कोई नया चेहरा आया जिस पर एक सहमति बनाया जाए। दोनों विकल्प खुले हैं। बिल्कुल, दोनों विकल्प खुले हैं, लेकिन साथ में मुश्किल अब ये भी है कि विधायक सिर्फ 34 रह गए हैं और जो 3 निर्दलीय विधायक हैं वो अगर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो फिर वो सरकार में रह सकते हैं। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो सरकार के लिए भी यहाँ पर एक बार फिर से खतरा हो सकता है। वो भी ये भी सकता है कि क्योंकि 34 ही विधायक अब बचे हैं, बाकी 6 को तो निष्कासित कर दिया गया है, तो अब अविश्वास प्रस्ताव का भी एक मौका बीजेपी के पास है। लेकिन दिक्कत ये है कि बीजेपी के पास खुद के पास मेजोरिटी अभी नहीं है, तो ये बहुत सारे समीकरण है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं। और चलते चलते आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अभी भी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की बात हो या ना हो, सरकार पर अभी संकट के बादल पूरी तरह से छटे नहीं हैं। भले ही कांग्रेस ने
अच्छी कूटनीति का परिचय देते हुए विपक्ष के लोगों को निष्कासित करके अपना बजट पास करा लिया, डिवीजन नहीं होने दिया, फिलहाल के लिए अपनी सरकार बचा ली, लेकिन संकट के बादल अब भी छाए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? संकट के बादल, जी बिल्कुल, संकट के बादल अभी भी छाए हुए हैं। और संकट के ये बादल अगर हट भी जाएं तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो नाराजगी है उसका क्या होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत सारी अभी जो परिस्थितियां हैं वो एक के बाद एक बनती जा रही हैं, इसलिए पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पल पल में यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। तो अभी जो विधायक दल की बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ निकल के आता है, उस पर ये काफी हद तक डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि आगे अब ये जो सियासी करवट है वो किस तरह बैठती है। धन प्रकाश, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए शिमला से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के नागरिकों के साथ कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने के आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया है। रफीक खान को जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। और अब देखिए प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, और कार्रवाई की गई रफीक खान के खिलाफ, क्योंकि वो अमेरिका के नागरिकों के साथ वो ठगी कर रहे थे और साइबर ये ठगी का मामला है। आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और ये जयपुर में गिरफ्तारी हुई है। कॉल सेंटर के जरिए ये ठगी की जाती थी। किस तरह से ये एक बड़ा धन शोधन का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उस पर अब ईडी की कार्रवाई की जाएगी और अमेरिका के नागरिकों के साथ ठगी करने का मामला, ये बड़ी खबर, आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी आरामबाग में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और हजारों करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर के वहां पर काफी खुशी का माहौल है। देखिए, मोदी जी तो इधर जुबा का इधर रहता है, मोदी जी तो नाबालग ही होता है और मोदी जी जुबा के लिए इतना काम कर रहा है। पूरा इंडिया जितना जुबा है सब एक ही तो चाहता है मोदी जी आए, अपना अपना इलाका में आइए। तो हम लोग का इतना मांग था आरामबाग में आइए। मैं बता नहीं सकता, मैं ही युवा हूँ, मैं देश हित के लिए मैं मोदी जी के मैं समर्थन करता हूँ। मैं मोदी जी के काम करके मैं बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मोदी जी के सैल्यूट करते हैं। मोदी जी देश के लिए इतना सोचता है, तो और इतने साल कांग्रेस की सरकार थी तो कोई नहीं सोचता जी। मोदी जी इतने थोड़ा थोड़ा करके देश के लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट तो सोच के देश के लिए काम करते हैं। मेरे को युवा शक्ति बहुत अच्छा लगा। मोदी जी आने के बाद पूरा दुनिया इंडिया को दूसरी नजर से देख रहा है। मतलब इंडिया का पहले पहचान अलग सा हो गया, दैट इज वन टाइप ऑफ प्रमोशन, क्योंकि इससे नजरिया चेंज करने वाला। एक नेता वही होता है जो जिसको लोगों ने चुनते हैं, और नेता वही होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। और मोदी जी के साथ देश का नाम, इंडिया का नाम जुड़ गया। कि मोदी जी आने के बाद जो युवा के हौसला है और देश का जो हौसला है उसमें बहुत ही बढ़ावा चाहिए। और जो मुद्रा लोन स्पेशली है उसमें युवा का हिस्सेदारी, स्पेशली युवा और जो क्या बोलते हैं महिला, उसके हिस्सेदारी ज़्यादा हो रहा है। तो जो लोग पहले नौकरी के लिए जुटते हैं वो अभी थोड़ा बहुत एमएसएमई सेक्टर में या फिर कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगाकर खुद भी कमा रहा है और 2-4 लोगों को और भी नौकरी दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत,
बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। डीडी न्यूज की एक मुहिम जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं देश के कोने कोने से ऐसे स्वच्छाग्रहियों से जिन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान को जमीन पर उतरकर एक आंदोलन बना दिया। रिपु दमन किस तरह से फिटनेस के साथ स्वच्छता के इस मंत्र को उन्होंने कंबाइन किया है। हम सिर्फ कचरा नहीं उठा रहे थे, हम रनिंग करते हुए कचरा उठा रहे थे, तो वो एक बहुत ही इनोवेटिव फिटनेस टर्म बन गया जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने लगा। तो वहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई। गुरदासपुर वहाँ की सरपंच हरजिंदर कौर ने कैसे पूरे जिले की तस्वीर बदल दी। राष्ट्रपति ने भी हरजिंदर कौर को सम्मानित किया। गोवा की रसिका रविंद्र वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में इस आम सैनिटेशन वर्कर ने एक बहुत ही खास काम किया है। आप भी जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ और बना सकते हैं कूड़ा मुक्त भारत। हम हैं स्वच्छता वॉरियर्स। इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और तुर्की के एक साथ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि कश्मीर पर तुर्की और पाकिस्तान के हालिया बयानों का करारा जवाब दिया। भारत ने दोनों देशों को कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी भी देश को दखल नहीं करना चाहिए। With regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. We will make only 3 points. 1. The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. Pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to India. 2. A country that has institutionalized the systemic persecution of its own minorities and has a truly abysmal human rights record, commenting on India, which is demonstrably making great strides in achieving economic progress and social justice, is not merely ironical but perverse. 3. A country that hosts and even celebrates UNSC-sanctioned terrorists, commenting on India, whose pluralistic ethos and democratic credentials are exemplars for the world, is a contrast for everyone to see. We cannot pay any further attention to a country that speaks while being soaked in red. The red of the bloodshed from the terrorism it sponsors around the world, the red of its debt-riddled national balance sheets, and the red of the shame its own people feel for their government having failed to serve their actual interests. उधर मध्य प्रदेश के ढिंडोरी के पिकअप वाहन के पलटने से वहां पर 14 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में भर्ती कराया गया है। हादसे के शिकार लोग एक गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हादसा बिछिया थाना क्षेत्र के समीप आज तड़के 3 से 4 बजे की सुबह हुआ। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज के निर्देश जारी किए गए। डिंडौरी में हुए सड़क हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिनिधि के रूप में मंत्री संपतिया उइके घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने हादसे की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। ऐसे दुख की घड़ी में
ऐसे पहाड़ जैसे दुख जो अचानक ऐसी घटना हुई, ऐसे दुख के घड़ी में उन परिवारजनों के साथ हमारी सरकार और हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक सब उनके साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। वाकई में ऐसी स्थिति देख कर के मुझे खुद भी बहुत दुख हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार हैं उनके लिए उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा किया है और जिला प्रशासन की ओर से रोगी कल्याण की तरफ से हमने 20-20 हज़ार रुपया उनके परिवार को देने का घोषणा किया है। और पीएम मोदी ने भी मध्य प्रदेश की डिंडोरी सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के जनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही सभी घायल लोगों के जल्द ही स्वस्थ होने की भी कामना प्रधानमंत्री ने की है। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाला मामले में उन्हें तलब किया था। सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। सपा अध्यक्ष को आज ही दिल्ली आकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश यादव को 21 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया था। अखिलेश को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया था। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक होने जा रही है। बैठक में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार करेगी। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर विचार के लिए बीजेपी की चुनाव समिति की ये पहली बैठक है। पार्टी के कई राज्यों में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर पहले ही मंथन किया जा चुका है। माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद बीजेपी जल्द ही कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स भारत के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान बिल गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ मुलाकात की। बिल गेट्स ने भीष्म आरोग्य मैत्री क्यूब को भी देखा और उनकी खूबियों को जाना। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स इन दिनों भारत दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान बुधवार को नई दिल्ली में बिल गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान बिल गेट्स ने कुपोषण, गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया के क्षेत्र में किए गए कई प्रयासों और टीबी उन्मूलन में भारत की अग्रणी भूमिका के लिए सराहना की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत के पास मैन पावर तो है ही, साथ ही पीएम के नेतृत्व में विल पावर भी है। हम चाहते हैं कि दुनिया स्वस्थ रहे। हम चाहते हैं कि दुनिया में कहाँ भी युद्ध ना हो। हम चाहते हैं दुनिया में कोई भी जगह पे ह्यूमन क्राइसिस ना हो, लेकिन क्राइसिस की स्थिति हो तब हमारा भीष्म क्यूब सभी को सहयोगी हो। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मानेकशॉ सेंटर का दौरा भी किया, जहां बिल गेट्स ने भीष्म आरोग्य मैत्री क्यूब को भी देखा और उनकी खूबियों को भी जाना। आरोग्य मैत्री क्यूब एक पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल है, जिसे प्राकृतिक आपदा आने पर घटना स्थल पर ही 10 मिनट के अंदर अस्पताल के रूप में तैयार किया जा सकता है और इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। बिल गेट्स ने भारत में बनी दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और कैंसर के इलाज में बेहद कारगर इलाज CAR-T कार्ड सेल थेरेपी के बारे में भी जानकारी ली। बिल गेट्स ने भारत में हो रहे रिसर्च और इनोवेशन की तारीफ की और कहा कि भारत सस्ती वैक्सीन, जांच किट और दवाइयां बना रहा है, जिसका फायदा पूरी दुनिया को हो रहा है। Two of our priorities in addition are malnutrition and anemia, and I know those are huge priorities for India. In the case of anemia, we have an infusion. And I was talking with people like Dr. Reddy about making that very low cost. So perhaps a one-time infusion for pregnant mothers
could be extremely beneficial. We're doing a lot of trials, including here in India, to actually confirm that and show that, particularly if we can get the cost down and make that infusion even easier, that will be a great intervention that we'd love to scale up in India and into the entire world. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भारत जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, उसका लोहा अब दुनिया भी मान रही है। बिल गेट्स ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि G20 बैठक के दौरान भारत के डिजिटल हेल्थ की खूब चर्चा हुई है। आज भारत दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान के रूप में सामने आ रहा है और आरोग्य मैत्री क्यूब उनमें से एक है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। जैसे बिल गेट्स भारत के दौरे पर हैं, कई जगहों का उन्होंने दौरा किया। उड़ीसा गए, भुवनेश्वर गए, नागपुर में उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर के साथ चाय पर चर्चा भी की। लेकिन उन्होंने भारत के इनोवेशन इंडेक्स को लेकर के काफ़ी तारीफ की है। वजह यह है कि कोविड के दौरान जिस तरह से 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने सहायता पहुंचाई, उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। और बिल गेट्स फाउंडेशन ने भी इसका जिक्र किया है। ग्लोबल इनोवेटर के तौर पर भारत की पहचान को अब एक नई दिशा और नई ताकत मिल रही है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।